ओम ओम। Sai Ram to all of you। आरंभ करते हैं आज की क्लास। हमेशा की तरह एक प्रश्न के साथ। आपको तो कुछ नहीं पूछना, प्रीवियस क्लासेस से रिलेटेड कोई प्रश्न मन में हो तो आप पहले पूछ सकते हैं, उसके बाद हम अपनी क्लास को आगे बढ़ा सकते हैं। अच्छा, तान्या लिख रही है मैम आज पूजिता का बर्थडे है, तो ओके, वेयर इज पूजिता? दर्शन दीजिए। यस मैम। कैमरा ऑन करो तो आपकी शक्ल दिखे हमें। मैम वो कैमरा ऑन नहीं हो रहा, कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम हो गई। अरे अब बताओ, तुम्हारे बर्थडे पे तुम्हें ही ना देख पाएंगे तो कैसे अच्छा लगेगा? मैम पता नहीं कोई सेटिंग हो गई है, वो मिल नहीं रही अभी। ओके, कोई बात नहीं। चलिए हम सब मिलके पूजिता को बर्थडे विश करते हैं। प्लीज क्लैप फॉर पूजिता। विश यू वेरी 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 हैप्पी बर्थडे। और हिंदी वाला तो बर्थडे सॉन्ग गाते हैं, वो याद है किसी को? बार बार नो, बार बार नहीं नहीं, ये नहीं। जन्मदिन मुबारक हो। हाँ? याद होगा? जन्मदिन मुबारक हो। नहीं, शुभकामना शुभकामना। कभी नहीं गाया हमने आपके साथ? नो मैम। नो मैम। चलो, अच्छी मधुर आवाज किसकी है? एक लाइन गाते हैं बस, क्योंकि मेरी आवाज तो बहुत अच्छी नहीं है। जिसकी आवाज बहुत सुरीली है, बहुत मीठी है, उसके साथ गाते हैं। ओके, जैसे आप लोग इंग्लिश में कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, इसी तरह से हिंदी में शुभकामना 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 शुभकामना, मंगलमय हो जीवन यही हमारी कामना। शुभकामना 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 शुभकामना। आगे और भी है, लेकिन अकेले नहीं कर लूंगी, ठीक है? तो दिल से बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारी शुभेच्छाएं, न केवल आज के लिए, हर दिन के लिए, हर पल के लिए। ठीक है पूजिता? तो खूब खुश रहो। सबसे पहली जो ख्वाहिश है ना आजकल, वो मेरी यही है कि सब खुश रहो, सब स्माइल करके रहें, और केवल चेहरे पे स्माइल ना हो, अंदर से भी मुस्कुराएं। परिस्थितियां कुछ भी हो, विषमताएं कितनी भी हो, है ना? देखो बेटा, विषमताओं पर तो हमारा जोर नहीं चलता। तो जो हम कर नहीं सकते, जो हम बदल नहीं सकते, उसके लिए क्या करें? तो बेहतर है अपने आप को संभालें, हर परिस्थिति में धैर्य से काम लें, और ईश्वर से प्रार्थना करें कि वो हर परिस्थिति से जूझने की और विजयी होने की शक्ति दे। आपके सिलेबस में एक पोएम है, एक कविता है जो रिलेटेड है, लेकिन मुझे वो बहुत अच्छी लगती है, तो आप पढ़िएगा प्लीज। और वह कविता है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित आत्मत्राण। विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं। कभी ये नहीं कहता ईश्वर से कि जिंदगी में विपदाएं ना आए। हम जिंदा हैं, हम जीवित हैं, इसीलिए तो समस्याएं हैं। मुर्दों के लिए थोड़ी समस्याएं आती है ना? जीवित है इसीलिए समस्याएं आती हैं, और जीवित है इसीलिए समस्याओं से लड़ सकते हैं। जो डेड बॉडी है उसे तो आप काट दो, कितने ही टुकड़े कर दो, उसको दर्द नहीं होता। जीवित है, उन्हें एहसास होता है, जीवित है,
उन्हें दर्द होता है, और जीवित हैं वो सोच पाते हैं, संघर्ष कर पाते हैं। ठीक है बेटा, इसलिए कभी भी हारना नहीं है। तो मेरी सबसे पहली दुआएं हैं सबको, आपको भी, मेरे लिए, खुद के लिए भी, ट्राई टू बी हैप्पी इन एवरी कंडीशन। ओके, सो प्लीज डोंट डिसहार्टन, क्योंकि ईश्वर ने, पता है आपको, पता ही नहीं, भगवान ने न जाने आपके लिए कितना अद्भुत तोहफा छुपा के रखा है, आपको पता ही नहीं। और हो सकता है उस तोहफे तक पहुंचने का रास्ता थोड़ा विषम हो, क्योंकि तोहफा अनमोल है, आसानी से तो मिलेगा नहीं। कोई बात नहीं, बस एक ही बात है कि मेहनत करते चलो, संघर्ष करते चलो, और लोगों की दुआओं को समेटते चलो। जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी है, क्योंकि मैंने आज तक जो महसूस किया है, जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी पैसा रुपया नहीं है। जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी लोगों की दुआएं हैं, लोगों की शुभकामनाएं। ओके, तो पूजिता का तो बर्थडे है, इसलिए शुभकामनाएं, लेकिन आप सब बच्चों को हर दिन के लिए, हर पल के लिए, एवरी टाइम मेरी ओर से दुआएं, शुभकामनाएं। ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़े। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज का जो चैप्टर मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो मैं आरंभ करूँ उससे पहले एक बात और बता दें कि पहली बात तो अभी 41 स्टूडेंट, 41 है, यानी मुझे मिला के 40 स्टूडेंट है मेरी क्लास में अभी, जबकि स्ट्रेंथ है लगभग 54 और 53। ओके, दैट मीन्स 13 स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे। 13 बच्चे बहुत होते हैं, लेट्स सी कि वो और आ जाए। तो मुझे पहली बात तो आपसे ये कहनी है कि एज आई ऑब्जर्व, कई बार तो नेटवर्क की वजह से होता है कि आप आउट हो जाते हैं, आप लेफ्ट कर जाते हैं। तो जो नेटवर्क प्रॉब्लम से लेफ्ट करते हैं वो तो वापस ज्वाइन कर लेते हैं, और जिनको ऐसा लगता है कि आधी क्लास अटेंड हो गई अब मत करो, ऐसा आई ऑब्जर्व, तो प्लीज ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अब आपके असेसमेंट का समय आ रहा है। देखो अभी वही 41, 42 अभी भी स्टूडेंट्स ऐड हो रहे हैं, तो कम से कम एक तो देर से ज्वाइन ना करें। माना कि नेटवर्क की वजह से कई बार आपको देर हो जाती है ज्वाइन करने में, तो ऐसे में ना जल्दी आप प्रोसेस जल्दी स्टार्ट करो। अगर आप 2 मिनट पहले आ जाओगे कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर आप 2 मिनट बाद आते हो तो हर्ज है, हो सकता है स्टार्टिंग में आपसे कुछ मिस हो जाए। दूसरी बात ये कि बीच में लेफ्ट नहीं करेंगे, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि जिन बच्चों ने वाद विवाद गतिविधि में पार्टिसिपेट नहीं किया है, आप या तो ग्रुप में या पर्सनल विंडो पर अपनी कंसेंट भेजें कि आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या नहीं। यदि आप नहीं पार्टिसिपेट करना चाहते हैं कोई बात नहीं, लेकिन इतना याद रखिएगा, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो इस गतिविधि में आपको 0 मिलने वाला है, और ये गतिविधि आपके द्वितीय मूल्यांकन का हिस्सा है। अब आप 10वीं क्लास में आ गए हैं, आपको मैं जबरदस्ती बाध्य करूं, आपको कोई डर दिखाऊं, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको स्वयं इतनी सजगता होनी चाहिए, इतनी चिंता होनी चाहिए कि यदि आपकी वह गतिविधि रह गई है तो अब कैसे होगी। लेकिन आपकी वो चिंता मुझे कहीं से दिखाई नहीं दी, मुझे ही लगा कि आपके नंबर 0 ना हो जाए, आपके नंबर कम ना हो जाए, इसलिए मुझे लगा कि मेरा दायित्व है, मैं एक बार बता देती हूँ। उसके बाद भी यदि आप पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, 100% आपका डिसीजन है। ओके,
आपके प्रश्न आमंत्रित है, कोई बात नहीं। अभी तान्या ने मुझसे पूछा सेकंड असेसमेंट में क्या होगा। ओके, सेकंड असेसमेंट में क्या होगा, उससे पहले तो बात ये कि सेकंड असेसमेंट में पोर्शन कितना कवर होगा। दो बातें हैं, क्या होगा में सिलेबस क्या होगा और दूसरा है टूल क्या होगा, हाउ इट विल बी कंडक्टेड, जिस तरह से इसको हम लेंगे वो बात। तो सिलेबस 100% होगा। ओके, अब तक हमने जितनी बातें की हैं, हमने जो समझा है, जो जाना है, रचनात्मक भी, व्याकरण भी और साहित्य भी, ये सब होगा। टूल एक लिसनिंग एक्टिविटी होगी, श्रवण कौशल मूल्यांकन, और एक एक्टिविटी में ले चुकी हूं आपकी वाद विवाद। इस वजह से मैं आपसे कह रही हूं वाद विवाद हो चुका है, एक मूल्यांकन बाकी है। ये मूल्यांकन 2 हिस्से में भी हो सकता है, एक हिस्से में भी हो सकता है। एक गतिविधि आपका सतत अवलोकन मेरी ओर से, कौन बच्चा कितनी सक्रियता के साथ, कितने अनुशासन के साथ हर क्लास को अटेंड करता है, यह भी मूल्यांकन का ही एक पार्ट है। जब से ऑनलाइन क्लासेस आरंभ हुई हैं, तब से न जाने कितनी क्लासेस में तो हम आवाज देते रह जाते हैं और कुछ बच्चों के दर्शन तब से लेकर आज तक हुए ही नहीं, तो उन्हें सक्रिय कैसे कहा जा सकता है। अच्छा, दर्शन नहीं हुए कोई बात नहीं, कभी उनकी आवाज भी सुनाई नहीं दी। वो इतने शांति प्रिय हैं, वो इतने अच्छे श्रोता हैं कि वो कभी बोलते ही नहीं। तो फिर उनको अच्छे श्रोता के नंबर तो हम दे देंगे, लेकिन अच्छे वक्ता के यानी वाचन गतिविधि के नंबर उनको नहीं मिलेंगे। अभी भी समय है, जाग जाओ, ठीक है। और आप सबको अच्छे से पता है इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स बोर्ड के नंबर में जुड़ते हैं। यदि आप ऑनलाइन क्लासेस की वजह से भूल गए हैं, शायद आप सोच रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस का तो कोई मतलब ही नहीं, बोर्ड ही हमारा असेसमेंट होगा, तो शायद आपको ये भ्रम हो गया हो। तो मैं याद दिलाऊं कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, हर सब्जेक्ट के आंतरिक मूल्यांकन के नंबर जोड़ते हैं। इसीलिए किसी भी सब्जेक्ट में लापरवाही ना करें। ओके, ध्यान से सुनिएगा। अभी और कोई सवाल है आपको, और कुछ पूछना? तो पहली बात मैंने कहा, एक तो श्रवण कौशल मूल्यांकन होगा, दूसरा मैंने आपसे कहा वाद विवाद हो चुका है, तीसरा मैंने आपसे कहा कि लिसनिंग एक्टिविटी के 2 पार्ट भी हो सकते हैं। एक पार्ट ये कि आप क्लास में कितने एक्टिव होकर सुन रहे थे, दूसरा ये कि जब जब आपको पुकारा क्या आपने हमारी आवाज को सुना, ये भी लिसनिंग एक्टिविटी है। और बाकायदा विधिवत जो मूल्यांकन होना है वो तो होना ही है, तो वो जब हम लेंगे तब आपको उसके इंस्ट्रक्शंस बता देंगे, क्या होगा, कैसे होगा, कितने प्रश्न होंगे। ओके, वो बाकायदा ऑथेंटिक होगा, तो वो बता दिया जाएगा। और कोई सवाल? मैम जाड़ा क्या होता है? जाड़ा माने ठंड, सर्दी, सर्दी, गर्मी, जाड़ा, बरसात, शीत, ग्रीष्म, वर्षा, ठीक है बेटा।
मैम टोपी शुक्ल पाठ में एक वाक्य आया था कि इसलिए तय हुआ कि टोपी जाड़ा था, तो ठंड कैसी खा सकते हैं? हाँ, जाड़ा खाना क्यों बोलते? सर्दी लग गई, ये तो बोलते हो ना, सर्दी लग गई, सर्दी हो गई, ये सुना है? सर्दी होना सुना है? यस मैम। नहीं सुना? सुना है? तो जैसे हम बोलते हैं कि मुझे सर्दी लग गई, मुझे ठंड लग गई, ठंड कैसे लगेगी भला? ठंड लगना क्या होता है? कहीं ऐसे लगी हुई दिखाई तो देती नहीं है, लेकिन जब हमारा शरीर उस मौसम को बर्दाश्त नहीं कर पाता, तब जो सिम्टम्स होते हैं, बारिश में वर्षा लग जाती है तो वो लगती नहीं है, लेकिन मौसम चेंज के अकॉर्डिंग यदि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होती तो जो सिम्टम्स होते हैं, अच्छा देखो, कई बार लोगों को अलग अलग भी सिम्टम्स होते हैं। किसी को ठंड लग जाने पर कहते हैं, किसी आपने सुना होगा सीप उछल आना, यानी जैसे मच्छर काट लेता है ना, ऐसे ददोरे जैसे ऐसे धब्बे धब्बे हो जाते हैं बॉडी पे, जैसे मच्छर काटता है तो फूल जाता है ना, ऐसा हो जाता है। किसी को जुकाम हो जाता है, किसी को मौसम चेंज होने पर खांसी हो जाती है, किसी को मौसम चेंज होने पर फीवरिश फील होने लगता है। तो अलग अलग शरीर के अनुसार सहनीय क्षमता के आधार पर है। तो जाड़ा खा गया यानी ठंड लग गई उसको। ओके, गुड, वेरी नाइस। इस तरह से जिसको जो सवाल आ रहा है, जो बात है, प्लीज पूछिए, क्योंकि ना जाने मैं आपसे क्या पूछ लूंगी असेसमेंट में, फिर आप उलझ जाओगे, इसीलिए। और बताओ, और क्या सवाल है? और हम ये भी कई बार कह चुके हैं कि पढ़ते पढ़ते, जैसे प्रियांशी ने लिख के रखा हुआ है, बिल्कुल गहन अध्ययन चल रहा है प्रियांशी का, ये दिखता है मुझे। इवन ऑनलाइन क्लास में भी शी नेवर वेस्ट इवन अ सिंगल मिनट। एक गहन अध्ययन, एक सतत अध्ययन, हो सकता है आने वाले समय में आईएएस बन जाए प्रियांशी इस गहनता की वजह से। ओके, तो अच्छी बात है, एक गहन अध्ययन, एक सूक्ष्म अध्ययन आप जब करेंगे तो डाउट्स निकल कर आएंगे, और आप सोचेंगे ऑनलाइन क्लास में जब मैम पूछेंगी तब देखेंगे, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप हमेशा अपने आप को बुद्धिमान ही पाएंगे, क्योंकि सवाल कुछ होगा ही नहीं। लेकिन बुद्धिमान बनने के लिए गहन चिंतन, सूक्ष्म चिंतन अनिवार्य है। ठीक है, तो प्लीज लिख के रखिए, निकाल के रखिए जो भी डाउट्स हैं। और अब हम आरंभ करते हैं आज की क्लास के लिए, जो मैंने सोच के रखा था वो। तो प्लीज देखिए, बताइए आवाज आ रही है नहीं आ रही? इज इट विजिबल? सबको स्क्रीन दिख रहा है? यस मैम। ओके ओके, कोई एक बच्चा मुझे बताता रहे, ठीक है? अच्छा, अब ये बताइएगा, आवाज आ रही है? और उस यस मैम। यस मैम। नो मैम। ओके, आवाज क्लियर है? चलो अब बहुत ध्यान से सुनो। नाव को दर्शाया है इसका, जिसका शीर्षक है कर चले फिदा। कैफी आजमी जी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। कैफी आजमी जी की जो ये कविता है कर चले फिदा, ये बतौर एक गीत एक फिल्म में भी फिल्माया गया है। और उसमें भी कैफी आजमी जी ने जो सैनिक की भावनाओं को दर्शाया है इस कविता में, उस गीत में ये भावनाएं उभर कर सामने आती है। यहाँ पर भी हम देखेंगे कि कैफी आजमी जी ने एक सैनिक के आखिरी संदेश को किस तरह से भावनात्मक रूप प्रदान किया है। तो पहले पद में कैफी आजमी जी सैनिक की ओर से कहते हैं, तब चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हमारे वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए
सर हमारे तो कुछ कम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बागपन साथियों, अब तुम्हारे हमारे बदन साथियों। इस पद्यांश में कवि सैनिक की भावनाओं को किस तरह से दर्शा रहे हैं, ये हम दो दो पंक्तियों में जानेंगे और उसके बाद सर्वप्रथम व्याख्या करेंगे। तो पहले दो पंक्तियों में सैनिक क्या कहता है, कर चले हम पिता जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले बदन साथियों। पिता का अर्थ होता है निछावर करना और हवाले कहा जाता है सौंपने को। यहाँ पर जो सैनिक है वो कह रहा है कि कर चले हम पिता जानो तन साथियों, कि हम तो अपनी जान और अपने तन को, अपने शरीर को अपने देश के लिए निछावर कर रहे हैं, अपने देश के लिए बलिदान दे रहे हैं। अब तुम्हारी हमारे वतन साथियों, अब इस देश का, इस वतन की जो सुरक्षा का भार है वो आप देशवासियों पर सौंप रहे हैं, या फिर इस वतन को आप देशवासियों के हाथ छोड़ते हुए जा रहे हैं। अगली पंक्तियों में से है, सांस थमती गई, लफ्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को ना रुकने दिया। नफ्स कहा जाता है नाड़ी को, यानी जो आपकी धमनियां होती है जिसमें आपका खून आपके शरीर में दौड़ता है, उसे कहा जाता है नफ्स। और यहाँ पर सैनिक कह रहा है कि सांस थमती गई, कि हमारी सांसें हमारा साथ छोड़ रही थी, हमारी सांसें रुक रही थी। नब्ज जमती गई, जो नब्ज है उसमें खून जम रहा था, हमारी नब्ज काम करना छोड़ रही थी। फिर भी बढ़ते कदम को ना रुकने दिया, फिर भी हमने अपने कदम को, जो आगे बढ़ रहे थे, दुश्मनों को धकेलते हुए आगे जा रहे थे, उन्हें हमने रुकने नहीं दिया। हम दुश्मनों को धकेलते हुए आगे बढ़ते चले गए। आगे कहता है, तब गए सर हमारे तो कुछ कम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। यहाँ पर सैनिक बड़े गर्व से कह रहे हैं कि अगर हमारे सिर भी जो है कट जाए देश की रक्षा करते हुए, तो हम खुशी खुशी अपने सर का बलिदान दे देंगे, अपने सर को कटवा देंगे, इसका हमें कोई गम नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा। लेकिन सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, जो हमारे देश का गौरव है, यानी हिमालय पर्वत है, हमने उसे झुकने नहीं दिया। इसका अर्थ है कि हमने वहां पर हिमालय पर दुश्मनों के कदमों को नहीं पड़ने दिया, हमने हिमालय को दुश्मनों से सुरक्षित रखा। अगली पंक्तियों में कहते हैं, मरते मरते रहा बागपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। बागपन कहा जाता है वीरता के भाव को। यहाँ पर जो सैनिक है वो बड़े गर्वान्वित है कि उन्होंने मरते दम तक जो है दुश्मनों का मुकाबला किया, मरते मरते जो है वो वीरता का भाव लेते हुए जा रहे हैं कि उन्होंने दुश्मनों को अपनी सीमा के इस पार नहीं आने दिया, हिमालय पर्वत का सर नहीं झुकने दिया। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, वो अपनी कुर्बानी दे रहे हैं, अपना दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हे देशवासियों, अब जो ये वतन है, जो ये देश है, उसकी सुरक्षा का भार आपको हम सौंपते हुए जा रहे हैं। इन पंक्तियों की हम सर्वप्रथम कैसे करेंगे, प्रसंग में आप लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई है। इसके कवि कैफी आजमी। ये जो पंक्तियां हैं वो एज इट इज आप पूरी जो कविता है उसमें इसी तरह से लिखेंगे। और अगली पंक्ति में ये जो पद्यांश आपको पहले दिया गया है उसकी जो मुख्य बात है उसको लिखेंगे। यहाँ पर इस पद्यांश में जो मेन बात थी, जो मुख्य बात थी, वो क्या थी कि इन पंक्तियों में कवि एक वीर सैनिक का अपने देशवासियों को ये आखिरी संदेश का वर्णन कर रहा है। जो सैनिक है वो अपने आखिरी संदेश में देशवासियों को क्या कह रहा है। यहाँ जो पंक्ति उसमें यही संदेश दिया गया था। और ये संदेश किस तरह से दिया गया था ये आप अपनी व्याख्या में विस्तार पूर्वक व्याख्या किस तरह से करेंगे। व्याख्या में आप कहेंगे कि कवि कहते हैं कि सैनिक अपने आखिरी संदेश में कह रहे हैं कि वो अपने प्राणों को देश हित के लिए निछावर कर रहे हैं। अब यह देश हम जाते जाते आप देशवासियों को सौंप रहे हैं। ऐसा कौन कह रहा है? सैनिक अपने आखिरी संदेश में कह रहा है। और सैनिक उस दृश्य का वर्णन कर रहा है जब दुश्मनों ने देश पर हमला किया था। सैनिक क्या कहते हैं कि जब हमारी सांसें हमारा साथ नहीं दे रही थी और हमारी नाड़ियों में खून जमता जा रहा था, फिर भी हमने अपने बढ़ते कदमों को जारी रखा, अर्थात दुश्मनों को पीछे नहीं देते गए। सैनिक डर से कहते हैं
हमें अपने सर भी कटवाने पड़े तो हम खुशी खुशी कटवा लेंगे, पर हमारे गौरव के प्रति हिमालय को नहीं झुकने देंगे, अर्थात हिमालय पर दुश्मनों के कदम नहीं बढ़ने देंगे। हम मरते दम तक वीरता के साथ दुश्मनों का मुकाबला करते रहे। इस वीरता के भाव के साथ हम अपना शरीर त्याग रहे हैं। अब इस देश की रक्षा का भार आप देशवासियों को सौंप रहे हैं। ये आपकी पहली जो पद्यांश है उसकी व्याख्या थी। अब दूसरे पद में कवि सैनिक की भावना को किस तरह से कहते हैं वो जानते हैं। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान रहने की रुत रोज आती है। हुस्न और इश्क दोनों को रुस्वा है वो जवानी जो खून से नहाती है। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हमारे वतन साथियों। इन पंक्तियों को भी हम दो करके जानेंगे। पहली दो पंक्तियों में सैनिक कहना है कि जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान रहने की रुत रोज आती है। रुत कहा जाता है मौसम को। यहाँ पर सैनिक कह रहे हैं कि आपको अपनी पूरी जिंदगी में जिंदा रहने के बहुत सारे मौके मिलेंगे, आपको बहुत सारे ऐसे अवसर प्राप्त होंगे जो आपको जिंदा रहने के लिए अवसर प्रदान करेंगे, लेकिन जान देने की रोज आती है। लेकिन सैनिक कहता है कि जान देने का जो मौसम है, जान देने के जो अवसर है वो हर किसी को हर रोज। इसका अर्थ क्या है कि जो सैनिक है वो एक भी मौका नहीं गंवाना चाहते अपने देश की सुरक्षा में अपने प्राणों का बलिदान देने के। अगले पंक्तियों में देखिए, हुस्न और इश्क दोनों को रुस्वा करे वो जवानी जो खून नहाती है। हुस्न कहा जाता है सुंदरता को और रुस्वा कहा जाता है बदनाम करने को। मुंह का अर्थ है खून। यहाँ पर सैनिक देशवासियों को प्रेरित करते हुए कहते हैं कि सुंदरता और प्रेम को त्याग करना सीखो, क्योंकि वो सुंदरता और प्रेम दोनों ही बदनाम कर देते हैं उस जवानी को जो जवानी खून में नहीं नहाती, अर्थात जो जवानी देश के नाम नहीं आ सकती, वो जवानी सुंदरता और इश्क दोनों को बदनाम कर देती है। अगली पंक्तियों में कहते हैं, आज धरती बनी है दुल्हन साथी, अब तुम्हारे हमारे वतन साथी। यहाँ देखिए जो सैनिक है वो कितनी सुंदरता से कह रहा है, क्योंकि वो धरती को, जो उसकी अपनी जमीन है, जो उसकी अपनी धरती माँ है, वो उसे दुल्हन की तरह देखता है और देशवासियों को प्रेरित करते हुए कहता है कि जिस तरह से जो दुल्हन है उसके स्वयंवर में जो राजा है वो उसे प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर बैठता है, पूरी तरह से अपनी जी जान लगा देता है। उसी तरह से सैनिक कहते हैं कि अब हम तो अपने प्राण न्यौछावर कर रहे हैं अपने इस दुल्हन की सुरक्षा में। आप भी, आप देशवासी की, इस वतन की, इस दुल्हन की दुश्मनों से सुरक्षा कीजिएगा, या फिर आप इस दुल्हन को दुश्मनों की नजर से बचा कर रखिएगा। इस पद्यांश की सर्वप्रथम व्याख्या करते हैं। प्रसंग में जो उपरोक्त पंक्तियां थी वो, लेकिन देश के लिए प्राण न्यौछावर करने की खुशी कभी कभी और किसी किसी को नहीं पाती, अर्थात जो सैनिक है वो देश पर बरतने का एक भी मौका खोना नहीं चाहते। और सैनिक देश के नौजवानों को प्रेरित करते हुए कहते हैं कि सुंदरता और प्रेम का त्याग करना सीखो, क्योंकि वो सुंदरता और प्रेम भी क्या, वो जवानी भी क्या, जो देश के लिए अपना खून ना बहा सके। सैनिक देश की धरती को दुल्हन, यहाँ तक आपने सुना? क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एनी क्वेश्चन? कोई प्रश्न यहाँ तक में से? पहली बात तो ये सभी का चित परिचित गीत है, सभी ने ये सुन रखा है ये गाना, है ना? और कैफी आजमी जी द्वारा रचित है, ये लिखा गया है। जैसा अभी आपने सुन ही लिया, ये एक सैनिक की आखिरी पुकार है, आखिरी शब्द है। मरते मरते अपने साथियों को यानी बाकी देशवासियों को एक सैनिक क्या उत्तरदायित्व देकर जाता है, इसे बखूबी बयां करती है ये कविता। और यदि आपने, ये तो ठीक है एक गीत के अंश है, गीत के बोल हैं, अदरवाइज सच में हमारी जिंदगी में जो रियल हीरोज हैं
जिन्होंने देश के लिए फाइट किया, और फिर जब आप उनकी फाइट करते करते या तो वो शहीद हो गए या वो बच गए, तो आप जब उनकी बातें सुनते हैं, आप जब उनके, है ना, तो जो जिनकी डेथ हो गई, जो डेथ भी नहीं कहेंगे इसको, तो उनकी शहीदी है ये, तो उनका शहीद हो गए, जो बलिदान जिनका हो गया, उनकी मम्मी या उनके पापा या उनकी बहनों के द्वारा जब आप सुनते हैं तो अत्यंत प्रेरक वो शब्द होते हैं जब वो बताती हैं कि मेरे बेटे का यही आखिरी शब्द था कि मैं वापस से आपका बेटा बनकर पैदा होना चाहता हूँ और देश के काम आना चाहता हूँ। अभी भी बहुत सारे ऐसे टास्क हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो करने को रह गए। मैं चाहता हूँ फिर मेरा जन्म हो, और बहुत सी माताएं ऐसा कहती हैं कि मेरे बेटे की डेथ में मुझे कोई गम नहीं है, अगर मेरे 4 बेटे और हैं तो मैं चारों को सेना में भेजना चाहती हूँ। Salute to such mothers, salute to such people who are only and only for their nation. जिनका जीवन होता ही सिर्फ देश के लिए है, वो नाम भर को संसार में आते हैं, है ना। सांसारिक जीवन जैसा भी कहा कि जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। ईश्वर जिनको परीक्षा देने के लिए चुनता है वो निस्संदेह ईश्वर के बहुत प्यारे होते हैं। हर किसी को नहीं हर किसी को नहीं चुना जाता है, हर किसी का सिलेक्शन एग्जाम के लिए नहीं होता है। जो डिजर्व करते हैं वही परीक्षा देते हैं। रोज सुबह जागना, खाना पीना और सो जाना ये तो पशु भी करते हैं, लेकिन इंसान वही है, मनुष्य वही है जो किसी विशेष कार्य के लिए अपने जीवन को लगा दे, उसको प्रयोजित करे, है ना। अगर हम कई बार हम छुप के रहते हैं कि ना मुझे ना देखने कोई भी एनीवेयर, चाहे वो हमारा सर्विस एरिया हो, चाहे हमारा घर हो, कई बार बहुत से लोग बचते हैं कि ना मुझसे काम के लिए ना बोल दिया जाए। एक छोटा सा एग्जाम्पल, आप बच्चों के साथ ऐसा होता है कि जब आपको लगता है कि अब मम्मी आवाज देने वाली है कि ऊपर जो ऊपर रूम है ना वहां से ये सामान लेके आ जाओ, तो कई बार ये बचते हैं कि ना मेरे नाम ना पुकारा जाए, और कई बार यदि आपका नाम पुकारा जाता है तो आप गुस्सा भी करते हो कि ना मेरा ही नाम क्यों लेते हो हमेशा, पास में ये भी तो बैठा है या ये भी तो बैठी है, आप इसको क्यों नहीं कहते हो। तो एक्चुअली आपसे क्यों कहते हैं बार बार, या तो आपकी काबिलियत पे भरोसा है, ऐसा लगता है कि आप में क्षमताएं औरों से ज्यादा हैं, ऐसा लगता है कि आप बाकी लोगों से ज्यादा काम करने के लिए बने हो, या फिर आप उस व्यक्ति के बड़े प्यारे हो जो बार बार आप ही का नाम पुकारता है। चाहे वो हिंदी क्लास हो, चाहे वो घर हो, लेकिन चाहे जब आप स्कूल आते थे तब की बात हो, चाहे ऑनलाइन क्लास की बात हो, बहुत से बच्चे टीचर उनको नहीं देखते हैं फिर भी वो हाथ उठा के कहते हैं कि मैम आई एम रेडी टू डू दिस वर्क। और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनसे कहा जाता है बेटा आप करोगे, तो बोलते हैं मैम सॉरी आई हैव दिस प्रॉब्लम। अपना अपना व्यक्तित्व है, लेकिन हमारी छवि, हमारा व्यक्तित्व, हमारा चरित्र इसी बात से बनता है कि हम कितने तत्पर हैं। तो आप एक उदाहरण लेके देखो बेटा, एक सोच के देखो, जो बच्चे बहुत कम उम्र में सेना में भर्ती हो जाते हैं, आपके जैसी मैकडोनल्ड्स और हैवी पार्टीज तो उन्हें कभी मनाई नहीं होती, आपके जैसे अंकल चिप्स कुरकुरे तो उनकी जिंदगी में कभी आए ही नहीं होते, और सबसे बड़ा सेक्रीफाइस माँ के हाथ का भोजन उन्हें नहीं मिलता। मैस का जैसा भी खाना मिलता है, खा पी कर और देश के लिए लड़ते लड़ते मर जाते हैं। नब्ज जम जाती है, सांसें थमने लगती हैं तो नब्ज जम जाती है। नब्ज जमने का मतलब है शरीर में बहने वाला खून जम जाता है, यानी मृत्यु हो जाती है। मरते मरते भी ऐसे कितने एग्जाम्पल्स हैं कि मरते मरते भी
दुश्मनों के ठिकानों को ध्वस्त करके मरे हैं सैनिक। इधर बॉम्ब फेंका और इधर प्राण निकले। तो दुश्मन को मार के मरने वाले, अपनी जान की परवाह न करने वाले, हमारे लिए तो जिंदगी में अभी चुनौतियां हैं क्या? कुछ नहीं। बड़ी से बड़ी चुनौती को, और तो सैनिकों के घर में दिवाली, होली, शादी, ब्याह, न जाने क्या क्या हो जाता है, सैनिक घर नहीं आ पाता। कई बार तो दुखद घटनाएं भी हो जाती हैं, सैनिक घर नहीं आ पाता। सैनिक अपनी सच्ची माँ, अपनी मातृभूमि की गोद में ही पलता है, बड़ा होता है और उसी में प्राण न्यौछावर कर देता है। ओके, जैसे यदि आपसे कहा जाए कि आपको ना बहुत सारी लग्जरी, बहुत सारा पैसा, बहुत सारी दौलत मिलेगी, आप अपना घर छोड़कर कहीं और आ जाओ, आप कभी नहीं आना चाहोगे। शायद ऐसे ही सैनिक के लिए ये मातृभूमि उसकी सांसारिक माँ से भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। इसीलिए वो उसी मातृभूमि की गोद में अपनी अंतिम सांस लेना पसंद करता है। ओके, तो पढ़िएगा इसको और आगे और पढ़िएगा, और जो बात समझना है पूछिएगा। एक बात बस मैं जहाँ व्याख्या करना चाहूंगी वो ये है, आज धरती बनी है दुल्हन साथियों। ये जो एक पंक्ति है, इसके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग है। अभी जैसा आपने वीडियो में सुना हो कि जिस तरह से जब शादी होती है तो जो दुल्हन होती है, निसंदेह उसकी हर बात, आप देखो, जो उस लड़की की कभी नहीं सुनते थे ना, चाहे भाई बहन, मम्मी पापा, कोई भी हो, उस समय तो क्या चाहिए, अच्छा पानी चाहिए, अच्छा ये चाहिए, दौड़ दौड़ के उसकी सेवा होती है। राइट? तो एक तो अर्थ ये हो गया, जैसे जो दुल्हन होती है उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी इच्छा पूर्ति के लिए सारे घराती बराती सब जुट जाते हैं। दूसरी बात, दुल्हन लाल रंग का जोड़ा पहनती है। अब तो डिफरेंट कलर्स पहनने लगे बच्चे, लेकिन दुल्हन का जो प्रतीक है वो लाल जोड़ा माना जाता है। राइट? सैनिकों के खून से ये धरती लाल हो गई है। जहां देखो वहीं सैनिकों का खून बिखरा पड़ा है। अतः इस धरती ने लाल जोड़ा पहन लिया है। ये इसका दूसरा छिपा हुआ अर्थ है। राइट? और तीसरा अर्थ, जिस तरह से दुल्हन को पाने के लिए दूल्हा सारे रीति रिवाज सब कुछ निभाता है, करता है, और उसका एक ही टारगेट होता है कि सफलतापूर्वक अपनी दुल्हन को प्राप्त कर लेना, वैसे ही एक सैनिक के लिए उसकी जन्मभूमि, उसकी मातृभूमि, उसका देश एक दुल्हन है, जिसके लिए वो कुछ भी, स्वयं को भी न्यौछावर करने के लिए तत्पर है। ओके, अब बाकी का जो बचा है पढ़िएगा, we'll discuss in next class. ओके, शांति पाठ करें। शांति शांति शांति। साई राम। Thank you, ma'am. ma'am, Thank you, ma'am. Sairam ma'am, thank you ma'am. साई राम। God bless you all. Thank you, ma'am. Thank you ma'am, Sairam ma'am. साई राम। साई राम। Thank you, ma'am.